Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and we are discussing in this lecture series PT 360 Economics Current Affairs. So let's start our discussion. सबका विश्वास 2019 सबका विश्वास 2019 जो है सेवा कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के जो लंबित विवादों को निपटाने के लिए ले आया गया है। एक तरीके से ये स्कीम जो है इस पे काम करेगी और इसके मेन दो कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के। एक है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कंपोनेंट, ठीक है, विवाद का समाधान करने वाला कंपोनेंट या घटक आप हिंदी में कह सकते हो, और यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पुराने मामलों को समाप्त करता है। एंड केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सर्विस जो टैक्स है, सेवा कर है, उसके जो पुराने मामले हैं उनको समाप्त करता है। एंड जिन्हें जीएसटी में शामिल कर लिया गया है और जिनका विभिन्न जो अदर वेरियस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म पर फोरम्स में जिन पे केसेस पेंडिंग में हैं, इन डिस्प्यूट्स को भी इसमें समाधान किया जाएगा उनका। एमनेस्टी कंपोनेंट क्या है? एमनेस्टी कंपोनेंट यह करदाताओं के लिए बकाया कर का भुगतान करने का एक जो है अवसर है, ठीक है, और इस कानून के तहत किसी भी अन्य परिणाम से ये अलग है। जो इस कानून का जो भी परिणाम है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वाला कंपोनेंट है, उसके तहत जो है उससे परे जो है एमनेस्टी कंपोनेंट है, और यह अपॉर्चुनिटी टू टैक्स पेयर्स टू पे आउटस्टैंडिंग टैक्स, यानी कि जो उनका आउटस्टैंडिंग टैक्स है उसको पे करने का एक अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड का मतलब क्या हुआ? ये जो है गवर्नमेंट का द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है ताकि जो टैक्स लॉज हैं इंडिया में, जो डायरेक्ट यानी कि अब प्रत्यक्ष कर जो है, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं प्रत्यक्ष कर होते हैं, और प्रत्यक्ष करों को सिंप्लीफाई करने के लिए, इनको और सरल बनाने के लिए, ठीक है, ये जो है इसको रिवाइज करेगा, कंसोलिडेट करेगा, सिंप्लीफाई करेगा इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है, और एक ही इसके लिए लेजिस्लेशन होगा। एक ही लेजिस्लेशन में ये पूरे जो डायरेक्ट टैक्स है उसको रिवाइज, कंसोलिडेट, इसके स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करेगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जो है, और वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए डायरेक्ट टैक्स कोड इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई करेगा इंडिया में, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 आईटीए वेल्थ टैक्स 1957 को सिंप्लीफाई करता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट का मतलब क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक और जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, घरेलू और जो विदेशी कंपनियां होती हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं, निगम कर इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स देने के लिए बाध्य है। और जो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, उनके जो टैक्स लगते हैं वो उनके सार्वभौमिक आय पर लगता है, जो कुल उन्होंने आय कमाई है, टोटल आय, उसके यूनिवर्सल इनकम पर लगता है, ठीक है। और जो फॉरेन जो कंपनीज होती हैं, जो अब सार्वभौमिक आय का मतलब होता है कि या तो वो इंडिया में उसकी इनकम हुई हो या फिर फॉरेन में, ठीक है, फॉरेन में हुई है। और जो विदेशी कंपनियां हैं उनके जो उन पर जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही जो उन्होंने अर्न किया है उसके ऊपर लगेगा, ठीक है, लाइक इज बीइंग एक्यूर्ड और रिसीव्ड इन इंडिया, जो इंडिया में उनको इनकम जो मिली है, पैदा हुआ है, बना है या उनको प्राप्त हुआ है। डोमेस्टिक कंट्रीज जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर की गई हैं, और यहाँ पे डोमेस्टिक कंट्रीज की बात हो रही है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियां होती हैं, ठीक है, और इट आल्सो इंक्लूड्स कंपनी रजिस्टर्ड इन फॉरेन कंट्रीज हैविंग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड इन इंडिया। ऐसी कंपनीज को भी इसमें शामिल किया जाता है जो फॉरेन कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत हैं, लेकिन जो उनका मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से इंडिया में सिचुएटेड है।
ठीक है, डोमेस्टिक कंपनीज, ऐसी कंपनीज इसमें आएंगी। बाई बैक टैक्स क्या है? बाई बैक टैक्स का मतलब होता है रीपर्चेस शेयर इशूड और सोल्ड। जो अगर शेयर जारी किया जाता है किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को, शेयर होल्डर्स को, शेयर धारक को जो शेयर इशू किया गया है, ठीक है, उसको अगर कोई कंपनी वापस खरीदती है, लाइक ए इज ए कंपनी एंड बी इज शेयर होल्डर, इसको जो कंपनी ने शेयर इशू किया है वो वापस खरीदती है, बाई बैक करती है, तो उस पे जो है टैक्स, यही बाय बैक टैक्स है। ठीक है, रीपर्चेजिंग ऑफ शेयर। एंड ए डिविडेंड इज अ स्पेसिफाइड अमाउंट पर शेयर दैट इज पेड आउट टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, और जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड वो एक विशेषीकृत राशि होती है जो प्रति शेयर जो है शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और जो बाई बैक ऑफर है वो ऑप्शनल है। केवल वो शेयर होल्डर्स जो अपने शेयर के बदले में पैसा लेना चाहते हैं, वापस मतलब पैसा लेना चाहते हैं, वो अपने शेयर को जो है इन बाई बैक कर सकते हैं। और वर्तमान में यह केवल अनलिस्टेड कंपनीज पर ही लागू होता है। जो अनलिस्टेड कंपनी है, गैर सूचित जो कंपनियां हैं, बाईबैक टैक्स केवल उन्हीं पे लागू होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट अगेन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल FSDC 2010। ये अभी न्यूज़ में क्यों था? गवर्नमेंट ने जो है इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, इसको फिर से पुनर्निर्मित किया गया है, इसमें कुछ नए मेंबर्स को ऐड किया गया था। ठीक है, और ये ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, वैश्विक आर्थिक जो मंदी थी उसके दौरान बनाया गया था 2010 में। आपको मालूम है कि 2008 में सब प्राइम संकट आया था। ठीक है, उसके बाद से जो सब प्राइम संकट आया था, काफ़ी मंदी फैल गई थी पूरी दुनिया में, और इंडिया की इकोनॉमी भी इस पे प्रभावित रही थी। हालांकि इंडिया की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण उसको सर्वाइव कर गई, सस्टेन कर गई। लेकिन इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC बनाया गया था 2010 में, और ये जो है इन इशूज से को डिस्कस करती है। एक तो वित्तीय जो है स्थिरता, फाइनेंशियल जो सेक्टर है, वित्तीय जो क्षेत्र है उनके विकास से संबंधित, और इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, ये इन मुद्दों से जो है इसका ये डील करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि सभी क्षेत्रों का जो है वित्तीय वित्तीय उसमें समावेश किया जाए। माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो है फाइनेंस मिनिस्टर, और जो मेंबर्स होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स न्यूली एडेड, ये नए जुड़े गए हैं, तो ये आप याद रखना, इसमें भी आस्क। तो सेक्रेटरीज ऑफ फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, इन डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज भी इसमें अब मेंबर बनाए जाएंगे। फाइनेंस या इकोनॉमिक अफेयर्स या रेवेन्यू या फाइनेंस सर्विसेज। सेक्रेटरीज ऑफ फॉलोइंग मिनिस्ट्री, इन मिनिस्ट्रीज के जो है सचिव भी इसमें शामिल किए जाएंगे। कॉरपोरेट अफेयर्स IT न्यूली एडेड, ये भी नया जोड़ा गया है, कॉरपोरेट अफेयर्स जो है। एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी इसमें शामिल किए जाएंगे। एंड RBI गवर्नर को भी शामिल किया जाएगा। चेयरपर्सन ऑफ सेबी, इरडा, PFRDA एंड IBBI, ये लोग जो है इसके मेंबर्स बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट डेब्ट्स, गवर्नमेंट के जो है ऋण, और ये क्या है कि गवर्नमेंट का जो समेकित कोष होता है उसके अगेंस्ट में जो डेब्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टेड जो किया जाता है, वो उसके तहत ही आता है। इसको पब्लिक या सार्वजनिक ऋण भी कहते हैं, सार्वजनिक ऋण भी कहते हैं। ये जो है क्लासिफाइड एज डेब्ट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज इन द पब्लिक अकाउंट, एंड इट इज कॉल्ड अदर लाइबिलिटीज, इसको अन्य जो है देनदारियां भी कहा जाता है।
अदर लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आते हैं? लाइबिलिटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के जो अकाउंट्स हैं उसके ऊपर लाइबिलिटीज़, जो हमने देखा था लास्ट क्लास में, जो अदर लाइबिलिटीज़ होती हैं। एंड रिवर्स फंड्स, डिपॉजिट्स और अन्य जो अकाउंट्स होते हैं। रोल ओवर रिस्क की बात भी हमने किया था पिछले क्लास में। इट इज़ ए रिस्क एसोसिएटेड विद रीफाइनेंसिंग ऑफ डेब्ट, जो ऋण है उसके वित्तीयन से जुड़ा हुआ एक रिस्क है। एंड ये कॉमनली उन कंट्रीज़ के द्वारा फेस या कंपनीज के द्वारा फेस किया जाता है जब वो एक लोन या फिर किसी जो है ऋण ऑब्लिगेशन या देनदारियों को, लाइक जैसे कि बॉन्ड होता है वो मैच्योर होने वाला होता है, वो परिपक्व होने वाला होता है, तब जो है रोल ओवर रिस्क फेस किया जाता है। ठीक है, एंड इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड और रोल्ड ओवर इनटू न्यू डेप्ट, और उसके बाद से जो है एक नया डेप्ट लेना मतलब के रूप में ये कन्वर्ट किया जाता है इसको। तो उस समय जो न्यू डेप्ट होता है उसके जो इंटरेस्ट होते हैं रेट, वो ओल्ड डेप्ट से हायर होते हैं। इफ़ इंटरेस्ट रेट्स हैव राइजन इन मीन टाइम, और उसके बीच में ही अगर इंटरेस्ट बढ़ गए हैं तो इसको रीफाइनेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रोल ओवर रिस्क, एंड दे वुड हैव टू रीफाइनेंस देयर डेप्ट एट ए हायर रेट एंड इंकर मोर इंटरेस्ट चार्जेस इन फ्यूचर। जो हमने बात किया था कि अभी अगर इसको पुनर्वित्तीयन किया जाएगा तो इसको हायर रेट पे किया जाएगा, उच्च दरों पे किया जाएगा, और इसके जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज की जो दरें हैं वो फ्यूचर में बढ़ जाएंगी। गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट, गवर्नमेंट ने अभी एक हाल ही में प्रपोज किया था कि एक जो है 2018 के बजट के दौरान गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट है और जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट है 1968, ठीक है, उनको गवर्नमेंट सेविंग बैंक्स एक्ट 1973 के साथ जो है मर्ज कर दिया जाएगा। ये तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। किनको किनको? गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट्स एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड गवर्नमेंट सेविंग एक्ट्स को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। इट इज़ टू रिमूव एग्जिस्टिंग एम्बिग्यूटीज ड्यू टू द मल्टीपल एक्ट्स, जो बहुत सारे एक्ट्स की वजह से, जो कई सारे एक्ट्स की वजह से जो अनियमितताएं पैदा हो जाती हैं उसको दूर करने के लिए ये कदम उठाया जाएगा। एंड रूल्स इन इस्लाम सेविंग स्मॉल सेविंग स्कीम्स एंड एडेड फ्लेक्सिबिलिटी, जो और जो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स के रूल्स में भी जो अनियमितताएं हैं और उनको दूर करने के लिए जो है इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाएगा। अमेंडमेंट्स जो हैं वो किस लिए किए जा रहे हैं? प्रोविजन फॉर ऑफ प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स टू डील विद द मेडिकल इमरजेंसीज एंड हायर एजुकेशन नीड्स। तो ये हमने देखा गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट्स। और गार्जियन, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जैसे कि गार्जियन टू इन्वेस्ट इन एसेट्स ऑन बिहाफ ऑफ माइनर्स, जो गार्जियंस होंगे वो माइनर्स के बिहाफ पर इसमें इन्वेस्ट करेंगे। टू प्रमोट कल्चर ऑफ सेविंग अमंग द चिल्ड्रेन, बच्चों के अंदर जो है बचत करने की जो संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए। प्रोविजंस ऑफ अकाउंट्स फॉर डिफरेंटली एबल पर्सनस, जो डिफरेंटली एबल पर्सनस हैं उनके लिए प्रोविजंस विच वाज नॉट क्लियरली इन अफोर्सेड एक्ट्स, जो पहले कहे गए जो एक्ट्स थे, जो हमने एक्ट्स देखे थे उनमें ये चीज़ें नहीं थी। एंजल टैक्स 2012 क्या है? व्हाट इज एंजल टैक्स? ये जो है जो गवर्नमेंट है वाइडेंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्टअप्स टू एड्रेस एंजल टैक्स। जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो स्टार्टअप्स की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, उनको और भी विस्तृत कर दिया गया है ताकि जो एंजल टैक्स है उससे उसको एड्रेस किया जा सके। इसके पहले जो है जो कुछ स्टार्टअप्स जो है स्टार्टअप्स को सेक्शंस 56
52 ऑफ द इनकम टैक्स के तहत नोटिस दिया गया था, which provides for taxation of funds received by an entity। जो जो फंड्स वो रिसीव किए जाते करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर टैक्सेशन का प्रोविजन उसके अंदर दिया गया था। कोई भी अगर एंटाइटी है, इकाई निकाय है, अगर वो कोई फंड रिसीव करता है तो उस पर जो टैक्स लगता है, उससे संबंधित जो नियम कायदे हैं वो सेक्शन 56(2) ऑफ द इनकम टैक्स में है, एक्ट में दिए गए हैं। एंड इट इज़ a levy of 30% ऑन अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज पे ये 30% का एक लेवी है, दैट हैव रेज्ड कैपिटल थ्रू सेल ऑफ शेयर्स एट ए वैल्यू अबव देयर फेयर मार्केट प्राइस। जो उनका फेयर मार्केट वर्तमान में जो निष्पक्ष जो उनका बाजार मूल्य है उसके वैल्यू के ऊपर जो है उन्होंने शेयर को बेच करके और पूंजी बनाई है, जो अनलिस्टेड कंपनी होती हैं उसके ऊपर 30% जो है ये लगाया जाएगा। एंड दिस एक्सेस कैपिटल इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इज टैक्स्ड। और जो ये एक्सेस अधिक जो आय है ना, उसको इनकम फ्रॉम अदर टैक्सेस माना जाएगा और उस पे ये टैक्स कर लगाया जाएगा। फेयर वैल्यू इज ए रेशनल फेयर वैल्यू is a rational and unbiased estimates of potential market price of a good service and asset. It is determined by the tax authorities। तो एंजल टैक्स आपने समझ लिया, जो मतलब कि जो कोई कंपनी है जो अपनी जो उसका फेयर मार्केट प्राइस है, उस पे वैल्यू है, उससे एवब अगर वो कैपिटल जनरेट करती है, बनाती है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। उसकी जो उसका जो पूरा टोटल जो है कैपिटल जनरेशन है उसका 30%, और वो उसको जो है माना जाएगा कि ये इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस है। एंड इट प्रिवेंट्स लॉन्ड्रिंग ऑफ इलीगल वेल्थ। ये जो है अब असंवैधानिक या अवैधानिक जो धन है उसकी लॉन्ड्रिंग को सॉरी रोकता है बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर्स ऑफ द अनलिस्टेड स्टार्टअप एट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूज। न्यू रेगुलेशंस फॉर द एंजल टैक्स। एंजल टैक्स के लिए नए रेगुलेशंस क्या क्या बनाए गए हैं? जो भी कोई भी कंपनी, ठीक है, लेस देन 10 ईयर्स ओल्ड विथ टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ से भी कम के टर्नओवर के साथ एंजल टैक्स पर छूट के लिए एलिजिबल है, योग्य है। और जो इन्वेस्टमेंट अप टू 25 करोड़ आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एंजल टैक्स। 25 करोड़ से ऊपर के जो निवेश हैं वो भी एंजल टैक्स से छूट उनको मिलती है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय लिस्टेड कंपनी विथ अ नेट वर्थ ऑफ मोर देन 100 करोड़ और a turnover of more than 25 crore, NRI will be fully exempted from the एंजल टैक्स। तो ये आप जो है पॉइंट्स याद रखें एंजल टैक्स से रिलेटेड। फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर exemptions a startup should not be investing in। अगर आपको छूट चाहिए तो एक स्टार्टअप को जो है इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, करना होगा। एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एवं 10 लाख 10 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होंगे या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, इनमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लोन्स एंड एडवांसेस एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू अदर एंटाइटीज। जो लोन्स हैं, जो ऋण हैं, जो जो एडवांसेस हैं, एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू अदर एंटाइटीज, अन्य एंटाइटीज को जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एंड एक्सेप्ट इन ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ इट्स बिजनेस के जो है ऑर्डिनरी कोर्सेज में भी। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट
ये एक प्रोस्पेक्टिव एग्रीमेंट है जो एक टैक्स पेयर और एक टैक्स अथॉरिटी के बीच में होगा, प्रोस्पेक्टिव एग्रीमेंट। और ये डिटरमाइन करता है, सुनिश्चित करता है transfers pricing methodology and liabilities in case of taxpayers international transactions to avoid future disputes। जो आने वाली भावी जो विवाद हो सकते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को लेकर के, उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, ये एग्रीमेंट्स किया गया। एंड टैक्स पेयर्स में एंटर इनटू एपीएस विथ मोर देन वन टैक्स अथॉरिटी। और जो टैक्स पेयर्स हैं वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स जो है एक से ज़्यादा टैक्स अथॉरिटी के साथ कर सकते हैं। बायलैटरल और मल्टीलैटरल एपीएस थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीड्यूर्स। जो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीड्यूर्स हमने पिछले क्लास में देखा था, इसके तहत जो है बायलैटरल या मल्टीलैटरल एपीएस भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें मोस्ट इनकम टैक्स ट्रीटीज को शामिल किया जाएगा। यूनिलैटरल जो एपीएस होते हैं, इसमें जो एग्रीमेंट्स होता है वो टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में होता है। तो यूनिलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स होता है, उसमें एग्रीमेंट्स बिटवीन ओनली टैक्स पेयर्स एंड वन गवर्नमेंट, एक सरकार के साथ होता है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या है? ये जो है एक स्वतंत्र बॉडी है, निकाय है, जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था या उससे रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, ठीक है, उस पर सरकार को सलाह देते हैं। और मुख्यतः ये जो सलाह जो दी जाती है वो किसको दी जाती है? प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी NAA, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल है उसने इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक। ये अप्रूव किया गया है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स रिडक्शंस जो इन कंज्यूमर की तरफ से पास किए जाते हैं, ठीक है, उनका जो लाभ है उसके लिए इसको पास किया गया है। प्रूफ फिल्टरिंग का मतलब होता है इट मीन्स अनफेयर प्रॉफिट रियलाइज्ड बाय ट्रेडर्स, unfair profits realized by traders by manipulating price, tax rate adjustment। प्रूफिटरिंग का मतलब होता है कि जो एक तरीके से गलत जो है, गलत प्रॉफिट को जो है ट्रेडर्स के द्वारा बनाया जाता है। कैसे? मैनिपुलेटिंग प्राइस, मतलब प्राइस को, दाम को घटा बढ़ा करके, जो भी है बढ़ा करके, या फिर टैक्स रेट को मैनिपुलेट करके, एडजस्ट करके जो अनफेयर प्रॉफिट बनाया जाता है, मतलब गलत रॉन्ग मीन्स का प्रयोग करके जो प्रॉफिट है उसको अनफेयर प्रॉफिट्स दिखाया जाता है, उसको प्रॉफिटरिंग बोलते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में इट मीन्स ट्रेडर्स डू नॉट रिड्यूस प्राइस व्हेन जीएसटी रेट्स आर कट। जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्राइस को कम नहीं करते हैं जब जीएसटी रेट मतलब अगर जीएसटी रेट घटाया जाता है, लाइक अगर जीएसटी रेट्स कम होते हैं, ठीक है, जीएसटी रेट कम होते हैं तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्राइस उसके अकॉर्डिंग कम नहीं करते हैं। लाइक अगर उन्होंने प्राइस बढ़ा रखी है तो प्राइस वैसे ही रहता है, जीएसटी रेट के कम होने पे ये प्राइस को कम नहीं करते हैं। तो ये गलत है ना, ये तो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट, it enables producers to reduce tax he has paid on input and pay balance amount, tax payable on output। जो पे बैलेंस अमाउंट होता है वो उसको जो है आउटपुट पर जो टैक्स देते हैं उसको पे बैलेंस अमाउंट कहते हैं। तो जो उत्पादक होता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करता है कि जो उत्पादक होता है उसको इस लायक सक्षम बनाता है कि वो जो टैक्स वो इनपुट पे देता है ना उसको कम कर सके, उसके अकॉर्डिंग इसको सक्षम बनाता है।
एंड इफ अनड्यू बेनिफिट कैन नॉट बी पास्ड ऑन द रेसिपेंट, और अगर जो बेनिफिट है वो जो प्राप्त करता है उस तक नहीं दिया जा सकता है तो इट कैन बी ऑर्डर टू बी डिपॉजिट इन कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ये इस ऐसा कहा जा सकता है, इसका आदेश दिया जा सकता है कि जो उसको जो है आप कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट कर दो। ठीक है, तो ये रहा इसका जो है फीचर। यहाँ पे एक और फीचर है, यहाँ पे NAA कैन इम्पोज अ पेनाल्टी ऑन डिफॉल्टिंग बिजनेस एंटाइटीज। डिफॉल्टिंग जो बिजनेस एंटाइटीज होंगी उस पर पेनाल्टी लगाया जा सकता है NAA के द्वारा। एंड इवन ऑर्डर कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन अंडर GST, और GST के तहत जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, उसको भी कैंसल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स। कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स क्या है? ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग के द्वारा सेट किया जाता है, और इट इज़ ऑपरेटेड बाय, इसका संचालन कौन करता है? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, ये जो है इसका संचालन करते हैं। And its objective is to provide financial assistance to promote and protect welfare of consumers and strengthen consumer movement in the country। इसका जो उद्देश्य है वो कंज्यूमर को जो है वित्तीय सहायता देना और उसका जो कल्याण है उसको प्रमोट करना है, और कंज्यूमर को जो है के जो मूवमेंट्स है कंट्री के अंदर उसको मजबूती प्रदान करना है कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस, DGGSTI। ये क्या है? रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि न्यूज़ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड्स रूल्स 2005 PMLA का अमेंडमेंट्स किया, और इसके तहत जो है DGCI को एक रेगुलेटर बनाया गया। ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित जो केसेस हैं, जो जेम्स और ज्वेलरी के सेक्टर में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केसेस हैं, उसको देखने के लिए DGGSTI को एक रेगुलेटर बनाया गया। और ये जो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द सेंट्रल एक्सरसाइज ऑफ द इंटेलिजेंस जो होता था, ये DGCEI, उसका एक नया नाम है DGGSTI। और ये जो है एक सबसे ऊपर मतलब एपेक्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो CBEC डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में काम करता है, और ये जो है इट विल डील इन प्रीसियस मेटल्स के साथ, और स्टोन्स, हाई वैल्यू गुड्स, इन सब में डील करेगा। एंड विच हैव एन एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इज 2 करोड़ और मोर, जिनका जो एनुअल टर्नओवर है वो प्रीवियस ईयर से 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का है। एंड इट इज़ मैंडेटेड टू चेक सर्विस टैक्स, इसको यह अधिकार दिया गया है कि वो सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, इवेशन, मतलब इससे जो केंद्रीय जो कस्टम एक्सरसाइज ड्यूटी है उसको, उसके इवेशन को, उसकी वंचना को देखे। एंड डेवलप इंटेलिजेंस, अलर्ट फील्ड्स फॉर्मेशंस अबाउट लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द ड्यूटी और टैक्स इवेशंस। सो ये हमने आज की क्लास कंप्लीट कर ली। यहाँ पे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू सो मच।